नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की की लव स्टोरी। अरे, इस बेड नंबर 8 का मरीज कहाँ गया? मैं तो इस लड़के से तंग आ गई हूँ। जब भी ड्यूटी पर आती हूँ कभी बेड पर नहीं मिलता। नर्स जूली काफ़ी गुस्से में बोली। आंटी, मैं अभी ढूंढ कर लाती हूँ। एक प्यारी सी आवाज़ ने जूली का सारा गुस्सा ठंडा कर दिया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बेड नंबर 10 के मरीज की बेटी सबीना खड़ी थी। सबीना ने बाहर आकर देखा, फिर पूरा अस्पताल छान मारा, पर उसे वह कहीं दिखाई नहीं दिया। तो थक हार कर वापस जा रही थी कि उसकी नज़र बगल की कैंटीन पर गई, तो देखा कि जनाब वहाँ आराम फरमा रहे थे और गर्मा गर्म समोसे खा रहे थे। सबीना उसके पास गई और धीरे से बोली, आपको नर्स बुला रही है। उसने पीछे घूमकर देखा, सफ़ेद कुर्ता सलवार नीला दुपट्टा लिए सांवली मगर तीखे नए नक्श वाली लड़की खड़ी हुई थी। उसने अपने बालों को लंबी चोटी बनाई हुई थी, माथे पर बिंदी, आंखों में भरपूर काजल, हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियाँ की खनखन। वह बड़े ही शायराना अंदाज में बोला, अरे छोड़िए ये नर्स वर्स की बातें, आपको देख कर तो मेरे जहन में बस यही ख्याल आया है, माशा अल्लाह। आप भी न, कहते हुए सबीना वहाँ से शर्मा कर भाग आई और सीधे बाथरूम में जाकर आईने के सामने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। फिर हाथों को मलते हुए अपने चेहरे को साफ किया और बालों को करीने से संवारते हुए बाहर आ गई। तब तक वह मरीज जिसका नाम नीरज था भी वापस आ चुका था। सबीना घबरा कर दूसरी तरफ मुँह कर कर बैठ गई। नीरज ने देखा कि सबीना किसी भी तरह से बात करने को तैयार नहीं है, तो उसने सोचा क्यों न पहले उसकी मम्मी से बात की जाए। सबीना की माँ को टाइफाइड हुआ था, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। नीरज को बुखार था, पर वह काफ़ी दिनों से न उतरने के चलते उसकी माँ ने उसे दाखिल करा दिया था। नीरज की सबीना की अम्मी से काफ़ी फटती थी। परसों ही दोनों को अस्पताल से छुट्टी मिलनी थी, पर तब तक नीरज और सबीना अच्छे दोस्त बन चुके थे। सबीना 10वीं जमात की छात्रा थी और नीरज 11वीं जमात में पढ़ता था। दोनों के स्कूल भी आमने सामने थे। वैसे भी फतेहपुर एक छोटी सी जगह है जहाँ कोई भी आसानी से एक दूसरे के बारे में पता लगा सकता है। सो नीरज ने सबीना का पता लगा ही लिया। एक दिन स्कूल से बाहर आते समय दोनों की मुलाकात हो गई। दोनों ने एक दूसरे को देखकर खुश हुए। उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। इस बीच सबीना कभी कभार नीरज के घर भी जाने लगी, पर वह नीरज को अपने घर कभी नहीं लेके गई। ऐसे में 2 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। अब यह दोस्ती इश्क में बदल कर रफ्ता रफ्ता परवान चढ़ने लगी। एक दिन जब सबीना कॉलेज से घर में दाखिल हुई तो उसे देखते ही अम्मी चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें बताया था ना कि तुम्हें देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, पर तुमने तो वही किया जो 2 साल से करती आ रही हो। तुम्हारी जोया आपा ठीक कह रही थी कि तुम एक लड़के के साथ मुँह उठाए घूमती रहती हो। अम्मी, आप मेरी बात तो सुनो, वह लड़का बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है, एक बार मिलकर तो देखो। वैसे तुम उससे मिल चुकी हो, सबीना ने एक सांस में सब कुछ कह दिया। वैसे अम्मी, अब्बू होते कौन है हमारी निजी ज़िंदगी का फैसला करने वाले? कभी दुख तकलीफ़ में तुम्हारी खैर पूछने आए जो आज इस पर उंगली उठाएं? हम मरें या जिएं उन्हें कोई फ़र्क पड़ता है क्या? शायद आप भूल गई हो, पर मेरे जहन में वह सब कुछ आज भी है। जब अब्बू नई अम्मी को लेकर आए थे तब नई अम्मी ने अब्बू के सामने ही कैसे हमें जलील किया था। इतना ही नहीं, हम सभी को घर से बेदखल भी कर दिया था। तभी जोया आपा घर में आई। अरे जोया, तुम ही इसको समझाओ, मैं तुम दोनों के लिए जल्दी से चाय बनाकर लाती हूँ। ऐसा कहते हुए अम्मी रसोई में चली गई। रसोई घर क्या था, एक बड़े से कमरे के बीच में टाट का पर्दा लगाकर एक तरफ बना लिया गया था और दूसरी तरफ एक पुराना सा डबल बेड, टूटी अलमारी और अम्मी की शादी का पुराना सा बक्सा रखा था, जिसमें अम्मी के कपड़े कम यादें ज़्यादा बंद थी, मगर सब कुछ रखा बड़े करीने में था। तभी अम्मी चाय और बिस्किट ले आई और सब चाय का मज़ा लेने लगे। सबीना यादों के गहराइयों में खो गई। वह मुश्किल से 6-7 साल की थी जब अम्मू नई अम्मी को लेकर आए थे। वह बड़ी सी हवेली के बीच खेल रही थी। तभी नई अम्मी घर में दाखिल हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसकी अम्मी हर वक्त रोती क्यों रहती है। जब नई अम्मी को बेटा हुआ तो जोया आपा और अम्मी को बेदखल कर उसी हवेली में नौकरों को रहने वाली जगह एक कोना दे दिया गया। अम्मी दिन भर सिलाई कढ़ाई करती और जोया आपा भी दूसरों के घर में काम करती, तो भी 2 वक्त की रोटी मुहैया नहीं करा पाती थी। अम्मी 30 साल की उम्र में 50 साल की दिखने लगी थी।
ऐसा नहीं कि अम्मी खूबसूरत नहीं थी, वे हमेशा अब्बू की दीवानगी के किस्से बयां करती थी। सभी ने अम्मी को दूसरा निकाह करने को कहा पर अम्मी तैयार नहीं हुई। पर इधर कुछ दिनों से वे काफ़ी परेशान थी। शायद जोया आपा के सीने का बढ़ता हुआ मांस परेशानियों का सबब था। मेरे लिए वह अचरज, पर अम्मी के लिए जिम्मेदारी। सबीना ओ सबीना, जोया आपा की आवाज़ से सबीना को यादों से वर्तमान की ओर खींच दिया। ठीक है, उस लड़के को ले आना, फिर देखते हैं क्या करना है। लड़के का फोटो देख सबीना खुशी से उछल गई और चीख पड़ी। भविष्य के सपने संजोते हुए सोने चली गई। अक्सर उन दोनों की मुलाकात शहर के एक बाहर गार्डन में होती थी। आज वह नीरज से मिली तो उसने कल की सारी घटना का जिक्र किया। जनाब, आप मेरे घर चल रहे हैं, अम्मी आपसे मुलाकात करना चाह रही है। सच? कहते हुए नीरज ने सबीना को अपनी बाहों में भर लिया। सबीना शर्मा कर बड़े प्यार से नीरज को देखने लगी, फिर नीरज की गाड़ी से ही घर पहुंची। नीरज तो हैरान रह गया कि इतनी बड़ी हवेली, सफ़ेद संगमरमर की नक्शासीदारी दीवारें और एक मुगलिया संस्कृति बयां करती हुई हरी घास का लॉन। जरूर यह बड़ी हैसियत वाले की हवेली है। नीरज काफ़ी सुकुचाते हुए अंदर आया। तभी सबीना बोली, नीरज उधर नहीं, यह अब्बू की हवेली है, मेरा घर इधर कोने में है। हैरानी से सबीना को देखते हुए नीरज उसके पीछे पीछे चल दिया। सामने पुराने से सर्वेंट क्वार्टर में सबीना दरवाजे पर टंगी हुई पुरानी सी चटाई को हटाकर अंदर नीरज के साथ दाखिल हुई। नीरज ने देखा कि वहाँ दो औरतें बैठी हुई थी। उनका परिचय सबीना ने अम्मी और जोया आपा कहकर कराया। अम्मी ने नीरज को देखा, वह उन्हें बड़ा भला लड़का लगा और बड़े ही प्यार से उसे बैठने को कहा। अम्मी ने कहा, मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ, तब तक अब्बू और भाईजान भी आते होंगे। अब्बू? अरे आपने उन्हें क्यों बुलाया? मैंने आपसे पहले ही मना किया था ना। गुस्से से चिल्लाती हुई सबीना अम्मी पर बरस पड़ी। अम्मी भी गुस्से में बोली, चुपचाप बैठो, अब्बू का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। सबीना कातर निगाहों से नीरज को देखने लगी। नीरज की आंखों में उठे हर सवाल का जवाब अपनी आंखों से देने की कोशिश करती। थोड़ी देर तक वहां सन्नाटा पसरा रहा। तभी सामने की चटाई हिली और भरी भरकम शरीर का आदमी दाखिल हुआ। वे सफ़ेद अचकन और चूड़ीदार पजामा पहने हुए थे। साथ ही उनके साथ 17-18 साल का एक लड़का भी अंदर आया। आते ही उस आदमी ने नीरज का कॉलर पकड़ कर उठाया और दोनों नीरज को काफ़ी बुरा भला कहने लगे। नीरज एकदम अचकचा गया। उसने संभलने की कोशिश की, तभी उसमें से एक आदमी ने पीछे से वार कर दिया और वह वहीं गिर गया। सबीना कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसके अब्बू चिल्लाकर बोले, खबरदार जो इस लड़के से मिली, तुझे शर्म नहीं आती? वह एक हिंदू लड़का और तुम मुसलमान। नीरज की तरफ मुखातिब हो कर बोले, आज के बाद सबीना की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का वह हाल करेंगे कि प्यार का सारा भूत उतर जाएगा। नीरज ने समय की नजाकत को समझते हुए चुपचाप चले जाना उचित समझा। अब्बू ने सबीना का हाथ झटकते हुए अम्मी की तरफ धक्का दिया और गरजते हुए बोले, नफीसा, सबीना का ध्यान रखो और देखो वह लड़का कभी सबीना से न मिले। इस किस्से को यहीं ख़त्म करो। और यह कहते हुए उल्टे पैर वापस चल दिए। अब्बू के जाते ही सबीना अभी तक तकरीबन बेहोश पड़ी थी, तेज़ी से खड़ी हुई और अम्मी से बोली, अम्मी यह सब क्या था? आपने उन लोगों को क्यों बुलाया? अरे मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि इतने सालों से कभी हमारा हालचाल पूछने नहीं आए। हम मर रहे हैं या जी रहे हैं, पेट भर खाना खाया है कि नहीं, कैसे हम जिंदगी गुजार रहे हैं, दो पैसे कमाने के लिए हमने क्या क्या काम नहीं किया। बोलो ना अम्मी, तब ये कहाँ थे जब हमारी ज़िंदगी में चंद खुशियाँ आई तो आ गए बाप का हक जताने। मेरा बस चले तो आज मैं उन दोनों का सिर फोड़ देती। सबीना, कहते हुए अम्मी ने एक ज़ोरदार चांटा सबीना को रसीद कर दिया और बोली, बहुत हुआ, अपनी हद भूल रही हो तुम। भूल गई हो कि मेरा उनसे निकाह ही नहीं, दिल का रिश्ता है। मैं उनके बारे में एक गलत लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करूँगी। कल से तुम्हारा और नीरज का रास्ता अलग अलग है। सबीना सारी रात रोती रही, उसकी आंखें सूज कर लाल हो गई थी। सुबह जब अम्मी ने सबीना को इस हाल में देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उसके बिखरे हुए बाल को समेटने लगी, मगर सबीना ने उनका हाथ झटक दिया। बहरहाल इसी तरह दिन, हफ्ते, महीने बीतने लगे। सबीना और नीरज की कोई बातचीत तक नहीं हुई। न ही नीरज ने मिलने की कोशिश की और न ही सबीना ने।
इस बीच 1 साल बीत गया। अब तक अम्मी ने मान लिया था कि सबीना अब नीरज को भूल चुकी है। उसी दौरान सबीना ने अपने फैशन डिजाइनिंग के काम में काफ़ी तरक्की कर ली थी और घर में अब सब नॉर्मल हो गया था। सब ने सोचा कि अब तूफान शांत हो चुका है। वह दिन सबीना की ज़िंदगी का बहुत खास दिन था। आज उसके कपड़ों की प्रदर्शनी थी। वह तेज तेज कदमों से लिफ्ट की ओर बढ़ रही थी। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसके पैर ठिठक गए। कैसी हो सबीना? उसने बोला तो सबीना की आंखों से आंसू आ गए। बिना कुछ बोले भागकर उसके गले लग गई। तुम कैसे हो नीरज? उस दिन तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि तुमसे बात करूं। पर सच में मैं तुम्हें कभी नहीं भूली। नीरज ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वह सब छोड़ो, अब बताओ तुम यहाँ कैसे? आज मेरे सिले कपड़ों की प्रदर्शनी लगी है, पर मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। सबीना ने मुस्कुराते हुए प्यार भरी निगाहों से नीरज को देखा। नीरज को लगा कि उसने सारे जहाँ की खुशियाँ पाली है। अच्छा सुनो, मैं यहाँ का सारा काम ख़त्म करके रात को 8 बजे तुमसे यहीं मिलूँगी। आज सबीना का मन अपने काम में नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि जल्दी से नीरज के पास पहुँच जाए। सबीना को देखते ही नीरज बोला, कुछ इस कदर हो गई मोहब्बत तन्हाई से। अपनी भी कभी कभी इन सांसों से शोर को भी थामने की कोशिश कर बैठते हैं जनाब। सबीना मुस्कुराते हुए बोली, शिकवा तो बहुत है मगर शिकायत कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे होठों को इजाज़त नहीं है तुम्हारे खिलाफ बोलने की। और वे दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। नीरज, तुम्हें पता नहीं कि आज मैं मुद्दों बाद इतनी खुलकर हंसी हूँ। शायद मैं भी, नीरज ने कहा। रात को दोनों ने एक साथ डिनर किया और दोनों चाहते थे कि इतने दिनों की जुदाई की बातें 1 घंटे में ही ख़त्म कर दें, जो मुमकिन नहीं था। फिर वे दोनों दिन भर के काम के बाद उसी पुराने गार्डन और कैफ़े में मिलने लगे। लोग अक्सर उन्हें देखते थे। सबीना के घर वालों को भी पता चल गया था, पर उन्हें लगता था कि वे शादी नहीं करेंगे। वे इस बारे में सबीना को समय समय पर हिदायत देते रहते थे। इस तरह साल दर बीतने लगे। एक दिन रात के अंधेरे में उन दोनों ने अपना शहर छोड़ एक बड़े से महानगर में अपनी दुनिया बसा ली, जहां उस भीड़ में उन्हें कोई पहचानता तक नहीं था। वहीं पर दोनों एक एनजीओ में नौकरी करने लगे। उन दोनों को घर छोड़कर अचानक जाना किसी को अचरज भरा नहीं लगा, क्योंकि सालों से लोगों को उन्हें एक साथ देखने की आदत सी पड़ गई थी। पर अम्मी को सबीना का इस तरह जाना बहुत खला। वे काफ़ी बीमार रहने लगी। जोया आपा का भी निकाह हो गया था। उधर सबीना अपनी दुनिया में बहुत खुश थी। समय पंख लगाकर उड़ने लगा था। एक दिन पता चला कि उसकी अम्मी को कैंसर हो गया है और सब लोग यह कहकर इलाज को टाल दिया था कि इस उम्र में इतना पैसा क्यों बर्बाद करें। सबीना को जब इस बात का पता चला तो उसने नीरज से बात की। नीरज ने कहा, तुम अम्मी को अपने पास बुला लो, हम मिलकर उनका इलाज कराएंगे। सबीना अम्मी को इलाज कराने अपने घर ले आई। अम्मी जब उनके घर आई तो उनका प्यारा सा संसार देख बहुत खुश हुई। नीरज ने बड़ी मेहनत कर पैसा जुटाया और उनका इलाज करवाया। वे धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब तो उनकी बीमारी भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई, मगर अम्मी को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। नीरज उनकी परेशानी को समझ गया। एक दिन शाम को अम्मी सबीना के साथ बैठी थी, तभी नीरज भी पास में आकर बैठ गया और बोला, अम्मी, ज़िंदगी में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं, पर रिश्तों में ज़्यादा ज़िंदगी होना ज़रूरी है। अम्मी, जब बनाने वाले ने कोई फ़र्क नहीं रखा तो हम कौन है फ़र्क रखने वाले। अम्मी, मेरी तो माँ भी नहीं है, मगर आपसे मिलकर वह कमी भी पूरी हो गई। अम्मी ने प्यार से नीरज को गले लगा लिया। तभी नीरज बोला, आज एक और खुशखबरी है, आप जल्दी ही नानी बनने वाली हैं। अब अम्मी बहुत खुश थी। वे अक्सर सबीना के घर आती रहती। समय के साथ सबीना ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम सबीना ने हरी नूर रखा। सबीना ने यह नाम देकर उसे हिंदू मुस्लिम की झंझावातों से बरी कर दिया था। दोस्तों, यह थी सबीना और नीरज की लव स्टोरी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कहानी? कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।